Good morning, students. Welcome to class 11 science. I am Rakesh Kumar Saini, your physics teacher. I am going to teach you physics. Now let's begin. There are total 10 units in your syllabus, and the first unit is physical world, physics and scientific methods. In this chapter, we are going to discuss physics, what is physics, and various scientific methods that are involved while studying physics. The topics to be covered in this chapter are what is physics, what are the scope and excitement of physics, physics, technology and society, and fundamental forces in nature. So these are the topics we are going to discuss in this chapter. So let's begin your unit 1. In unit 1 you have two chapters, and the chapter 1 is physical world. So the first very topic that comes in this chapter is what is physics? What do you mean by physics? So it is a general analysis of nature. Physics means the general analysis of nature conducted to understand how universe behave. कि हम क्या समझे इसका मतलब कि फिजिक्स में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। जैसे दिन से रात, रात से फिर दिन, ऐसे ही मौसम कैसे चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट की ग्रोथ कैसे हो पाती है, तो ये है हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, कैसे बिहेव करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे रन करती है, मोटर जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज फिजिक्स। एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। तो मैंने आपको कहा कि फिजिक्स क्या है, एक ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है, एक ऑब्जर्व, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना ही नहीं होता, इसमें कुछ सर्टेन रूल होते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद कौन से स्टेप्स को हम उसमें फॉलो कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड्स। फर्स्ट, द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द थिंग्स। इज इट क्लियर? यू ऑब्जर्व certain incident or certain activity, you deeply observe that and you notice the changes, okay. Then you go for controlled experiments. You try to uh, do those things in a controlled manner in some experimental lab, obviously. Then while doing experiments you come out with some qualitative and quantitative reasoning, कि why the things are happening, how the things are happening. So these sort of reasonings you come up with. Then you go for mathematical modeling. In this we are trying to evaluate the things in a mathematical form, and then we verify those mathematical terms whether they are true or false. So these are the basic steps. अब इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको एक्सपेरिमेंटली हम उन चीज़ों को देखेंगे, लैब में जाके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यूटन का केस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया, एप्पल को ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। क्या ऑब्जर्वेशन की थी एप्पल के साथ, कि एप्पल जो है पेड़ से गिर गया, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर लैब में कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए कि चीज़ों को गिरा के देखा, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि चीज़ें जो है सारी की सारी नीचे की तरफ गिरती हैं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इस बेसिस पे उन्होंने कुछ डाटा एनालाइज किया, कुछ डाटा जो वैलिड था, कुछ डाटा जो इनवैलिड था। डाटा कैसे, कि उन्होंने अलग अलग चीज़ों को लेके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, अलग अलग चीज़ें इन द सेंस जिनका अलग अलग वेट हो, अलग अलग मास हो जिनका,
ठीक है ना। एक एक हल्की चीज़ को लेके देखा, एक भारी चीज़ को लेके देखा और सेम हाइट से उनको गिराने की कोशिश की, तो देखा कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे जो है नीचे पहुंचते हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस अलग अलग करके देखा, भाई मास सेम रख लिया और डिस्टेंस अलग अलग कर लिया। एक को कम हाइट से गिरा रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा हाइट से गिरा रहे हैं, सेम चीज़ है, सेम मास है। तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस ही कम अप विद सम वैलिड और इनवैलिड डाटा, कुछ डाटा उनके हाथ लगा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने इस बेसिस पे एक फॉर्मूला जनरेट किया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सेम वैसे ही है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो कूलम्स लॉ के अंदर। कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, वो क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से था ना। तो वैसे ही कुछ फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे वेरीफाई किया, और ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला जनरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि देखिए हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको अल्टीमेटली क्या करना होता है, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसे आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से करोगे, तो आपके पास एक वैलिड एक इक्वेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको लगा सको, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। आप लोगों ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है स्पेस थ्योरी पे अपनी पूरी लाइफ उन्होंने निकाल दी, और उनका जो मेन पर्पस ये था कि वो एक सिंगल इक्वेशन बनाना चाहते थे जिसमें हर एक चीज़ फिट बैठ जाए, मतलब हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले ना पढ़ने पड़े, एक ही फॉर्मूले के अंदर सब कुछ आ जाए। ऐसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc², जिसपे एटॉमिक एनर्जी जो है बेस्ड है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिस बेसिस पे काम करते हैं उस एनर्जी, तो वो इक्वेशन कितनी बड़ी है, कितनी मतलब उसने कितनी बड़ी क्रांति लेके आ गई वो इक्वेशन। तो ये है, तो किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हम कुछ एक मैथमेटिकल उसका एक फॉर्मूला हम तैयार करते हैं ताकि उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है ना। आप थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते भाई, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर, तो आप इम्प्लीमेंट उसको किस बेसिस पे करोगे, तो you have to have certain mathematical modeling of that theory. Is that clear? Next is, what are the scope of physics? फिजिक्स के स्कोप क्या है, मतलब किस डोमेन में आप हम स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स को। तो देयर आर बेसिकली 3 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। फिजिक्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ब्रॉडली। फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स माइक्रो, मतलब 10 to the power -6, इट इज़ ए वेरी स्मॉल साइज। तो इस रेंज में हम उसको स्टडी करते हैं। अब इस रेंज में क्या आते हैं, मोस्टली आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस मतलब एटम जो कैसे बिहेव करते हैं, तो वो हम सारे उसके फिनोमिना हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीजोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, इसमें साइज बढ़ जाती है। जैसे माइक्रोस्कोपिक में हम सिंगल एटम को डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटम जो है बढ़ जाते हैं, मतलब 10 to hundreds ऑफ एटम्स हम इसमें लेते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ एटम हम इसमें लेते हैं, तो थोड़ा सा हमने स्केल बढ़ा दिया इसके अंदर। तीसरी कैटेगरी इसमें जो हमारे पास आती है वो है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो में हम थोड़ा और बड़ा हो जाते हैं, उस पर बड़े लेवल पे लेते हैं, तो इट इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल फिनोमिना। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स everything which is present in this world, they are considered as terrestrial in this territory, and celestial outside this world, outside the earth, for example open space in which we go for various galaxies, planets, तो ये सब हम स्टडी करते हैं। तो आप देख लीजिए एक छोटे से पार्टिकल से, एटम से शुरुआत करके और हम एक सेलेस्टियल बॉडी तक पहुंच गए, मतलब पूरी ब्रह्मांड को हम, ठीक है। तो कहने का मतलब फिजिक्स के अंदर सब कुछ आ गया, एक छोटे से पार्टिकल से लेकर पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैटर है, मैटर जब कंबाइन हो जाता है, मैटर जो है किससे बनता है, जैसे सबसे नीचे ये अपने पास आता है न्यूक्लियस, जो एटम के भी अंदर जो होता है एक सिंगल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, एटम और मॉलिक्यूल, यहाँ तक जब हम स्टडी करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक कहलाता है, ठीक है ना। और जब हमें पता है कि जब हम एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर, तो मैटर जो है वो मैक्रोस्कोपिक
कंडीशन में आता है, ठीक है, जिस जो चीज़ें हमें देख पाते हैं जिन्हें हम, ठीक है ना। तो जो बड़ी है साइज में उसे हम मैक्रो बोलते हैं। और माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो एरिया है ये वाला, इसमें जो भी हम स्टडी करते हैं वो होती है मीजो, उसे मीजो की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में फिजिक्स को डिवाइड करते हैं और इन्हीं 3 कैटेगरी में जो है पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे कार्स न्यूटन साहब हैं जिन्होंने ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त मतलब थ्योरी दी है। आज हम प्लेन उड़ा रहे हैं, जितने भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसमें 80 to 90% इनका योगदान है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एक्साइटिंग लगती है आप लोगों को? क्या है इसमें ऐसा जो आपको एक्साइटिंग लगे? क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम है, इसमें मेनली क्या है, प्रैक्टिकल है। तो कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, उनको करके भी देखते हैं कि वो चीज़ें वैसे होती है या नहीं होती, ठीक है। और यही चीज़ें जो फिजिक्स को एक्साइटिंग बनाती है। डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर के जो राज जो छुपे हुए हैं वो हम इसमें एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है ना। चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो हमारे जो सोचने समझने की जो ताकत है वो लिमिटलेस है, मतलब हम कहीं तक भी जा सकते हैं इसके अंदर। तो वो हमें जो स्कोप है ये फिजिक्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस हद तक, कहाँ तक हम अपने इमेजिनेशन को ले जा सकते हैं, ठीक है। देन अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, और फिजिक्स के जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं उनको हम प्रैक्टिकल उसको यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10th में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या देखा था कि एक करंट है, और करंट जब प्रोड्यूस होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें जब साथ में आ जाती हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की और फिर हमने क्या कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ मोटर। तो आज जो हमारी फ़ैन चलती हैं, जो फ़ैन की मोटर होती है, जो वाटर पंप होता है, इसकी जो मोटर होती है, वो सब किस पे बेस्ड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के एक प्रिंसिपल है, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमने मोटर, एक प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक आउटपुट हो गया। तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फिर उसको एक शेप में हमने उसको डाल दिया। नेक्स्ट है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, हाउ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे फिजिक्स भी जो है एक्सपेंड होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हीट इंजन जो हमने डिज़ाइन किया, तो हीट इंजन जब डिज़ाइन किया हमने तो वहाँ से एक नई फिजिक्स सामने आई, थर्मोडायनेमिक्स, कि हीट कैसे बिहेव करती है, हीट कैसे फ्लो करती है, हीट को हम कैसे हैंडल करें। तो ये भी आपके चैप्टर है 11th में, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स के बदौलत नई नई टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी जो क्रांति जो आई है वो सिलिकॉन चिप में आई है, ठीक है। सिलिकॉन चिप की वजह से कंप्यूटर की दुनिया में जो क्रांति आई है, पहले जो कंप्यूटर की साइज होती थी वो बहुत बड़ी होती थी और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, पूरी बिल्डिंग में एक ही कंप्यूटर आया करता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। और आजकल क्या है, आजकल हर जेब में कंप्यूटर है। ये जो आपके स्मार्टफोन है क्या है, ये कंप्यूटर ही है। हमने इसको इतना मिनिचराइज कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि आपकी जेब में फिट हो गया ये, और आजकल तो इससे भी छोटे आने लगे हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ, सिलिकॉन चिप की वजह से। सिलिकॉन चिप, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, हमने सर्किट को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया, मतलब उसको छोटा कर दिया एकदम, ठीक है ना। तो इससे हमारी साइज़ क्या होगी, उसकी डिवाइस की छोटी हो गई। तो ये सब है इसमें। अच्छा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके इस फिज़िक्स में टोटल 10 यूनिट्स होंगे, वी हैव टोटल 10 यूनिट्स and there are total 15 chapters. There are total 15 chapters. So unit 1 that we are discussing now is your physical world and measurement. So it consists of 2 chapters, chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 is physical world and chapter 2 is measuring units.
एंड इसी तरीके से आपकी यूनिट 2 है जिसमें काइनेमेटिक्स आएगा। काइनेमेटिक्स में आपके चैप्टर 3 और 4 और इस तरीके से चलेंगे सब ये, ठीक है ना। तो टोटल जो इसमें थ्योरी पार्ट होता है वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। आउट ऑफ 100 योर थ्योरी पार्ट विल बी ऑफ 70 मार्क्स एंड योर प्रैक्टिकल पार्ट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। तो 70 + 30 आपके 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।